हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th। बेटा जैसे कि आप जानते हैं वी वेर इन एंजाइम सेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड वी आर स्टिल इन दैट सेक्शन। बेटा तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेरियस थियरीज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा तो अब जो टॉपिक यहाँ से पढ़ने हमें बेटा वो सारे टॉपिक्स जो है दे आर एडिशनल टॉपिक्स, दे आर बियॉन्ड यूर सिलेबस बेटा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे हायर क्लासेस में वो काम आएंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स काम आएंगे और नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो बेटा ये सारी चीज़ें एडिशनल टॉपिक्स है, ये ज़रूरी है एंजाइमोलॉजी के बारे में जानना इन चीज़ों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन एंजाइम एक्शन। बेटा ऑन एंजाइम एक्शन, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपकी रेंज से बाहर है बेटा, लेकिन फिर भी हमें डिस्कस करना है, फिर भी हमें इन चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि ये हायर क्लासेस तक आपके काम आएंगे बेटा। तो ये जो टॉपिक यहाँ पे बन गया हमारा इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स कौन से हैं वो मैं भी बताऊंगा ऑन एंजाइम एक्शन। बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा एंजाइम एक्शन बोल के एंजाइम की एक्शन क्या होती है बेटा, व्हाट इज द एंजाइम एक्शन? यू नो दैट एंजाइम एक्शन जो है क्या करता है, एंजाइम कौन सी एंजाइम की एक्शन है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इस पे एक्ट करता है बेटा, या हम कहेंगे इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। बेटा एक्शन बोल के बेसिकली हम इन दो चीजें बोलते हैं, इन दो चीजों के बारे में बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी एंजाइम एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पे ही करता है, तो एंजाइम एक्शन वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो हम लोग जानते हैं इन दोनों को एंजाइम स्पीड अप कराता है, एंजाइम की वजह से ये दोनों चीजें एक रिएक्शन की क्या हो जाती है बेटा, स्पीड अप हो जाती है बेटा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर की बात हो रही है यहां पे बेटा, कौन कौन से पैरामीटर की बात हो रही है? बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका इफेक्ट सीधे सीधे एंजाइम के इस एक्शन पे पड़ेगा, इस रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पे पड़ने वाला है। बेटा किसकी बात हो रही है वो मैं बताता हूं, कौन कौन सा पैरामीटर है। बेटा पैरामीटर बहुत सारे हमारे पास होते हैं। एक पैरामीटर है, अगर मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन एक रिएक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहां पे एंजाइम नहीं है, अब बात किसकी हो रही है, सबस्ट्रेट की। बेटा अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे बेटा तो उस एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम एक्शन को क्या होगा, उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, उस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को क्या होगा बेटा। अच्छा अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, अगर मैं ये पैरामीटर टेम्परेचर रखूंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम रिएक्शन को क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से एंजाइम रिएक्शन को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, इसको भी कहते हैं एक पैरामीटर है। बेटा पीएच हमारे पास एक और पैरामीटर है, अगर मैं पीएच बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को क्या होगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होगी तो कब तक इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज होगी तो क्यों डिक्रीज होगी। यही है पैरामीटर्स जिनकी बात मैं बार बार कर रहा था। एंजाइम के एक्शन पे इन पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट है, वो ही आज का हमारा टॉपिक है बेटा, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन एंजाइम एक्शन। एंड दीज पैरामीटर्स आर एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखेंगे तो हमारा टॉपिक अलग अलग बन गया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ऑन वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स बन गए। तो बेटा हम इन सारे सब टॉपिक्स को, हम सारे पैरामीटर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वी आर सपोज्ड टू गो थ्रू देम वन बाय वन। तो हमारे लिए अलग अलग टॉपिक बनेंगे, इफेक्ट ऑफ एंजाइम, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच। बेटा
तो ध्यान रहे कि ये जो सारे पैरामीटर्स हम पढ़ रहे हैं ना एंजाइम एक्शन पे किस किस का क्या क्या असर होगा, तो इन सारे पैरामीटर्स की उस इफेक्ट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो उन ग्राफिक्स को समझना जरूरी है बेटा। उन ग्राफिक्स को स्टडी करेंगे हम, कौन सा ग्राफ किस शेप का होगा, कौन सा ग्राफ क्या दिखाता है हमें बेटा। थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच टू यू इन स्मूथ पॉसिबल वे बेटा, इन ल्यूसिड पॉसिबल वे। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये नटशेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज ये आपके रीच से बाहर है, आपकी लेवल से बाहर है। इसमें एंजाइम काइनेटिक्स से एक अलग सब्जेक्ट है, वो हायर क्लासेस के लिए होता है, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ेंगे। यहां तक पहुंचे हैं तो इनको पढ़ के जाएंगे बेटा। तो हमारा पहला टॉपिक क्या बन जाएगा? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ऑन एंजाइम एक्शन। फिर दोबारा टॉपिक क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन शाबाश एंजाइम एक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारा टॉपिक यहां पे क्या बनेगा बेटा? पहले एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा। तो वन बाय वन इनको डिस्कस किया जाएगा बेटा। पहला टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ एंजाइम। इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम मैं बताता हूं। इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम बेटा, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब पूरा जानते हैं। इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन एंजाइम एक्शन, ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो आप जानते हैं, यू नो दैट बेटा। अगर मैं बताऊंगा आपको यहां पे पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ एंजाइम, सिंपल तरीके से इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम। अगर हम एक एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, will increase the velocity or rate of a reaction बेटा। सिंपलीफाइड तरीके से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करेंगे प्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा बेटा। ये टर्म याद रखना, प्रपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है? जितना एंजाइम इंक्रीज करेंगे उतना शाबाश हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। प्रपोर्शनेटली का मतलब यही होता है, ठीक है बेटा। Increase in the concentration of an enzyme will increase the velocity of a reaction proportionately। एक दूसरे को देख के, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं proportionately बेटा, ठीक है। एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करूंगा किसी रिएक्शन में, सपोज A + B gives us C, इसमें कोई एंजाइम लगता है बेटा। अगर मैं इस रिएक्शन में एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब होता है देयर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट इसका, इफ वी प्लॉट, अगर मैं प्लॉट करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, इफ वी प्लॉट एंजाइम कंसंट्रेशन अगेंस्ट, if we plot enzyme concentration against the velocity of a reaction, we will get a shabash linear slope। जो ग्राफ होगा हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन लीनियर स्लोप होगा, लीनियर ग्राफ होगा बेटा, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वो मैं अभी सिखाता हूं कैसे बेटा। अगर हम प्लॉट करेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा ये बेटा, अगर हम प्लॉट करेंगे, यहां पे ध्यान रखेंगे आप बेटा, अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, एक साइड से प्लॉट करेंगे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन और दूसरे साइड से प्लॉट करेंगे वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, क्योंकि हमें यही दो पैरामीटर्स है। एंजाइम की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है, तो हमें यही प्लॉट करने हैं। अगर मैं यहां से प्लॉट कर रहा हूं एंजाइम की कंसंट्रेशन को बेटा, और यहां से प्लॉट कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन को बेटा, इस साइड से, ठीक है बेटा। तो यहां से ये 0 पॉइंट हुआ बेटा, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, मैंने कहा ना, दे इंक्रीज प्रपोर्शनेटली। प्रपोर्शनेटली का मतलब समझाता हूं, जितना ये बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ाते जाओगे उतना वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये प्रपोर्शनेटली ऐसे बढ़ेगा बेटा। ये होगा ग्राफ हमारा, बिल्कुल लीनियर स्लोप, स्ट्रेट लाइन स्लोप, ये वाला, ये होगा बेटा ये ग्राफ।
ये होगा हमारा ग्राफ। तो बेटा ये दिखाता हमें कि प्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन व्हेन वी इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन। लीनियर स्लोप बनेगा बेटा, ये वाला जिसकी बात मैं कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये वाली। जितना जितना हम ये बढ़ाते जाएंगे उतना उतना ये भी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। देखो इसको कहते हैं प्रपोर्शनेटली। इस ग्राफ को ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल पैरामीटर है ये। एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, सिंपल तरीके से याद रखोगे, एंड वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल प्रपोर्शनेटली इंक्रीज। ये देखो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दो के बीच में तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। ये तो सबसे सिंपल वाला पैरामीटर था, इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम, किस पे, ऑन एंजाइम एक्शन। अब दूसरा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना बेटा। आते हैं दूसरे पैरामीटर पे, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो शाबाश, लिखते हम नंबर सेकेंड बेटा, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। अब हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज डिक्रीज कराएंगे, देखते हैं क्या होगा। अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे हम, बेटा याद रखना, अगर हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, इंक्रीज in the concentration या increase in the substrate, increase in the concentration of substrate will automatically increase the rate of reaction, will increase the velocity or rate of reaction। शाबाश, बट याद रखना up to, शाबाश, या ऐसे लिखें, within the limited range of सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मैं समझाता हूं बेटा, विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बेटा। अदरवाइज आप भी देख रहे हो बेटा, ये आप भी फील कर रहे हो बेटा, क्या फील हो रहा है आपको कि यहां पे भी सर वही है, जितना आप इंक्रीज करते जाएंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। बट यहां पे एक कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन क्या है, विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब एक सबस्ट्रेट के एक वैल्यू, एक टिपिकल पॉइंट तक ही वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर एक पॉइंट ऐसा पहुंचेगा जब आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है बेटा। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ द रिएक्शन बेटा, बट विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज इनिशियली, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट्स, अप टू ए सर्टेन लिमिट। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन पॉइंट, जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पॉइंट है, उसके बाद देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, द वेलोसिटी of the reaction will not increase thereafter बेटा। इसी का मतलब होता है within the limited range of substrate concentration। वही पॉइंट बेटा, if we plot बेटा, if we plot किसको, substrate concentration अगेंस्ट, अगर हम किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे उसको, अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, अगर हम इसको प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे, वी विल गेट ए ग्राफ, उसको हम कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला बेटा, हाइपरबोला इसको कहते हैं, वी विल गेट ए हाइपरबोला। मैं अभी आपको विजुअलाइज कराऊंगा क्या हाइपरबोला होता है। उस ग्राफ को लीनियर नहीं बनेगा, वो स्लोप नहीं बनेगा स्ट्रेट स्लोप, वो बनेगा हाइपरबोला बेटा। क्या बनेगा, हाइपरबोला। वो अभी देखेंगे हम, उस ग्राफ को हाइपरबोला कहते हैं। लेकिन आपको एक कंडीशन यहां पे याद रखनी है, विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट बेटा। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊंगा आप लोगों को बेटा, वो आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये हाइपरबोला कैसे बनता है बेटा।
शाबाश बेटा। यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, वो आप ग्राफ ध्यान से देखेंगे बेटा, तो बेटा इस साइड क्या डिनोट करूंगा मैं, इस साइड जो है, इस साइड होगा शाबाश सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बेटा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस साइड प्लॉट करूंगा, और इस साइड आप जानते हैं क्या प्लॉट होगा, वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी प्लॉट होगी बेटा इस साइड ग्राफ की। तो हमने क्या कहा, इंक्रीज इन दी शाबाश कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल शाबाश रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, बट अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगी। तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, जो हमें ग्राफ बनाया है, जो बनाना है, उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरबोला ग्राफ बेटा। वो अभी दिखाऊंगा कैसे होता है वो ग्राफ बेटा। ये बेटा ग्राफ है, ये बेटा वो ग्राफ है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इट इज हाइपरबोला ग्राफ बेटा। ये ग्राफ याद रखेंगे आप इस ग्राफ को बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे बेटा। देखें, पहला पार्ट होगा इस हाइपरबोला का, देयर आर 3 रीजन्स ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के 3 रीजन्स होते हैं, ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन। देखो बेटा, ए रीजन ये है, बी रीजन ये वाला है, और सी रीजन ये वाला है बेटा। आप कहेंगे सर कौन से रीजन है, देखो बेटा यहां पे क्या लग रहा है आपको, इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, व्हेन वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एंड देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दिस ग्राफ जो इंक्रीज होता जा रहा है वो बेंड हो रहा है। बेंड होने का मतलब हो रहा है इट शोज द टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, और उसके बाद एक पॉइंट आता है सी। जितना जितना आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब ये ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, लीनियर रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, फिर उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं जाएगी बेटा। वो सी पॉइंट है आपका। बी पॉइंट है दैट टेंडेंसी जो बेंड हो रहा है, और ए पॉइंट है जहां पे आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो जो सी वाला है वो क्या दिखाता है आपको, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, और ए क्या दिखाएगा आपको, इंक्रीज दिखा रहा है बेटा। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखने पड़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में आपको हाइपरबोला मिला। इस हाइपरबोला को बेटा 3 पॉइंट्स है इसमें, हाइपरबोला जो है इसके 3 पॉइंट्स है, ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन बेटा। ए रीजन शोज द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला देखो इंक्रीज। बी शोज द टेंडेंसी, बी पॉइंट जो है टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, ये दिखा रहा है टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि ये बेंड होता जा रहा है अब। और सी है, ये वो क्या दिखाता है, इट डिनोट्स द अनचेंज्ड रेट ऑफ रिएक्शन, अनचेंज्ड रेट ऑफ रिएक्शन, अनचेंज्ड रेट ऑफ रिएक्शन बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनचेंज्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखेंगे आप, अनचेंज्ड रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरबोला के 3 रीजन्स होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आप जो पढ़ रहे हो वो ये है, शाबाश। इंक्रीज, यहां पे प्रपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है, प्रपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है। फिर टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, बेंड हो रहा है ना बेटा, ये बेंड हो रहा है, ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, ये देखो बेंड हो रहा है। और सी में क्या हो रहा है बेटा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड वहां पे। फिर उसके बाद इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। यही वो पॉइंट था जो मैंने लिखाया, विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लिमिटेड रेंज, एक टाइम तक, उसके बाद नहीं आएगा। अब देखो बेटा, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां गौर करने वाली पॉइंट है बेटा, वो ये है बेटा। देखो इस ग्राफ में सबसे ऊपर ऊंचा पॉइंट कौन है, ये वाला पॉइंट है। सबसे ज्यादा पॉइंट, सबसे ज्यादा कंसंट, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे है, इस पॉइंट पे। ये देखो बेटा, मैं दिखाता हूं आपको, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है बेटा, ये देखो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है।
वेलोसिटी इंक्रीज 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 हो रही है, यहां तक इंक्रीज हो ही जाएगी, उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगी। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी ना। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे प्लॉट करूंगा, इधर इस पॉइंट पे अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये पॉइंट यहां पे क्या बनने वाला है बेटा, इसको कहेंगे हम मैक्सिमम वेलोसिटी। इस पॉइंट को वी रिप्रेजेंट दैट एज वी मैक्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, वी मैक्स से। याद रखेंगे बेटा, वी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। वो इस पॉइंट पे डिनोट करेंगे हम किससे, वी मैक्स से बेटा, वी मैक्स। यहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, इसको कहेंगे हम वी मैक्स बेटा। अब ध्यान रखोगे बेटा, वी मैक्स जो है, ठीक है बेटा, वी मैक्स जो है, अब मैं बताता हूं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंची। इस ग्राफ को ध्यान से और आराम से समझना है बेटा। जीरो से स्टार्ट करके ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट दिखाऊंगा आपको, इस मिड रीजन में वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये लोएस्ट है इट इज द फुलेस्ट, बीच में क्या होगा सर, हाफ वेलोसिटी होगी। अगर इस पॉइंट पे मैं बताऊंगा आपको यहां पे हाफ वेलोसिटी है, हाफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इस फुल की हाफ 1/2 ऑफ वी मैक्स, 1/2 ऑफ वी मैक्स बेटा। अगर इस पॉइंट पे 1/2 ऑफ वी मैक्स है, अगर मैं इस पॉइंट को बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को अब शाबाश प्लॉट करता जाऊंगा, ये देखो इस ग्राफ पे ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है बेटा, यहां पे, और कंसंट्रेशन वाली लाइन पे इसको मैं प्लॉट करूंगा, ये कंसंट्रेशन यहां आएगी, आएगी ना बेटा, आएगी कि नहीं आएगी, यहां आएगी बेटा, यहां आएगी ये कंसंट्रेशन। देखो बेटा शाबाश, ये वी मैक्स है, सब लोग जानते हैं वी मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, और ये हाफ वेलोसिटी है। हाफ वेलोसिटी को अगर मैं देखूंगा, ये हाफ वेलोसिटी मुझे किस कंसंट्रेशन पे मिल रही है, ध्यान से देखना, ये हाफ वेलोसिटी मुझे किस कंसंट्रेशन पे मिल रही है, वो मैंने प्लॉट किया ये पॉइंट बेटा। इस कंसंट्रेशन को, जिस पे मुझे हाफ वेलोसिटी मिल रही है, इस कंसंट्रेशन को डिनोट करता हूं मैं के एम से। किससे करता हूं डिनोट बेटा, के एम से डिनोट करता हूं बेटा। के एम का मतलब क्या होता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट बेटा। घबराने की बात नहीं है बेटा, मैंने कहा है कि मैं बड़े ल्यूसिड तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इट इज नोन एज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, के एम, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट है, आपने कंसंट्रेशन की बात की, यस बेटा आप भी सही सुन रहे हो। जिस कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी हाफ होगी, 50% ही होगी, उस कंसंट्रेशन पॉइंट को क्या कहते हैं हम, के एम। के सबस्क्रिप्ट एम है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो बेटा इसका एक और नाम भी है, उसको कभी कभार हम कहते हैं ब्रिग्स, शाबाश, हेल्डेन कांस्टेंट, ब्रिग्स हेल्डेन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको बेटा, ब्रिग्स हेल्डेन कांस्टेंट। डरना नहीं है बेटा। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इधर देखो ध्यान से, इस पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, के एम से। मैं लिख सकता हूं इट इज के एम, इस पॉइंट को मैं ब्रैकेट में के एम लिखूंगा। अब के एम जो है ये क्या है, बेसिकली के एम क्या है, आपने सही सुना, के एम क्या है, कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं इसको बेटा। बट है क्या एक्चुअली ये, सर इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन इज हाफ, हाफ मीन्स 50%। Yes, you are right. Michaelis Menten constant beta, Briggs Haldane constant Km. It is the substrate concentration at which the velocity of a reaction is 50% beta. At which the velocity of the reaction is half of Vmax. Half of Vmax. This is very important point. तो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कोई तूफान नहीं है, हम माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं Km से। इट इज दैट पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इट इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ ऑफ Vmax, और एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज
हाफ, एट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज 50%, कोई भी टर्म, ठीक है बेटा। तो वी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी, के एम इज इक्वल टू माइकलीज मेंटेन कांस्टेंट बेटा, माइकलीज मेंटेन कांस्टेंट। अब इस चीज को ध्यान से रखना है बेटा, ध्यान किस चीज का रखना है, के एम माइकलीज मेंटेन कांस्टेंट इज शाबाश, इट इज शाबाश कांस्टेंट फॉर ईच एंजाइम, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच एंजाइम, ठीक है बेटा। अपने अपने एंजाइम का अपना अपना शाबाश माइकलीज मेंटेन कांस्टेंट होगा बेटा, क्योंकि के एम जो होगा इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, it is defined as the substrate concentration at which beta velocity of a reaction is half of Vmax beta, half of Vmax, at which the velocity is हाफ ऑफ वी मैक्स, ये वाला उस कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी हाफ होगी, उस कंसंट्रेशन पॉइंट को क्या कहते हैं, के माइकलीज मेंटेन कांस्टेंट विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच एंजाइम। अपने अपने एंजाइम का केएम वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। केएम वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ईच एंजाइम, अपने अपने एंजाइम का कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो बेटा इसका एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये केएम वैल्यू हमें क्या बताता है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केएम वैल्यू के रिलेटेड बेटा। केएम वैल्यू के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं बेटा, क्या है, केएम वैल्यू अगर शाबाश बेटा लो होगा, इफ केएम वैल्यू इज लो, वो डिनोट क्या करता है, देखो बेटा ध्यान से, अगर केएम का वैल्यू लो आएगा मतलब इधर को आएगा, लो का मतलब यही हुआ, हाई का मतलब यही हुआ, केएम का वैल्यू इधर आ गया, दैट मीन्स हमें कम ही सबस्ट्रेट चाहिए, कम ही सबस्ट्रेट चाहिए हाफ वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या मिलते हैं, जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, मतलब उनकी एफिनिटी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। यस, इफ केएम इज लो दैट मीन्स देयर इज हाईएस्ट एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ केएम इज लो, इफ केएम इज हाई, अगर केएम क्या हुआ, हाई हुआ बेटा, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज लोवेस्ट एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो बेटा यहां पे ये कंडीशंस बनती है, अगर केएम का वैल्यू लो आया, अगर केएम का वैल्यू हाई आया तो हाईएस्ट एफिनिटी आएगी, तो लोवेस्ट एफिनिटी आएगी बेटा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केएम वैल्यू का, शाबाश। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट वी शाबाश V इज इक्वल टू हाफ ऑफ V मैक्स बेटा। गो हर किसी एंजाइम का केएम वैल्यू क्या रहने वाला है, बिल्कुल बेटा सेम रहने वाला है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बेटा, ये जो C है यहां पे इट शोज अनचेंज्ड बिहेवियर, B शोज शाबाश टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, और A दिखाएगा आपको क्या, इंक्रीज बेटा। ये हाइपरबोला ग्राफ है आपका बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस ग्राफ को बेटा, ठीक है बेटा। इस ग्राफ को रिपीट करते हैं, तो ये है हमारा हाइपरबोला। तो इसको ध्यान से समझते हैं बेटा, ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम एक्शन, हाउ वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन is affected when we increase the substrate concentration. When we increase the substrate concentration beta, there is the increase in the velocity of a reaction up to a certain limit, within the limited range of substrate, up to a certain limit. After that limit, it shows the tendency to remain unchanged. That means there is no variation, no increase in the velocity of the reaction. That is why the graph that is plotted becomes hyperbola, and that hyperbola has how many beta regions? 3 regions, A region, B region, C region. A region जो बेटा हमारा है, it shows the proportionate increase. शाबाश, you are getting me बेटा। A region shows the proportionate increase, B region is showing the tendency to remain unchanged, and C region denotes that unchanged phase बेटा। That C region shows the unchanged phase बेटा। तो ये हाइपरबोला है, and this the highest point of the reaction is this, and the velocity at the highest point is known as V max, maximum velocity.
अगर मैं रे प्लॉट करूंगा एक पॉइंट इन बिटवीन 0 एंड वी मैक्स, दैट बिकम्स हाफ ऑफ द वी मैक्स, 50% वेलोसिटी। अगर मैं प्लॉट करूंगा वो कंसंट्रेशन लेवल पे, तो मैं जिस कंसंट्रेशन पे हाफ ऑफ वी मैक्स, हाफ वेलोसिटी देख रहा हूं, वी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एज km, दैट इज Michaelis-Menten constant or Briggs-Haldane constant, which can be defined as is the substrate concentration at which velocity of the reaction becomes half of Vmax. ठीक है बेटा, at which the velocity becomes half of Vmax beta. Very important point as far as this graph is concerned beta. This km value has various significances beta. क्या significance है? It shows about the affinity between enzymes and substrates beta. If km comes low, if the value of the km comes low, it means there is highest affinity between enzyme and substrate. If the km value remains high, it means there is lowest affinity between enzyme and substrate. ये characteristic feature दिखाता है, characteristics दिखाता है enzymatic reaction के। कौन बेटा? Km हमारा, जिसको Michaelis-Menten constant कहते हैं। तो substrate का आपने इफेक्ट देखा बेटा, क्या देखा? When we increase the substrate concentration, there is proportionate increase in the velocity of the reaction first, and then after a certain limit, after a certain range, that velocity remains unchanged. That is represented by this hyperbola. The C region of the hyperbola denotes that unchanged phase of the velocity of a reaction beta. समझ आया? तो एक और पॉइंट आपका यहां पे निकला, km, k is constant, subscript m means Michaelis-Menten constant or Briggs-Haldane constant beta. That Michaelis-Menten constant is defined as the substrate concentration at which the velocity of this reaction becomes half of Vmax, or you can say the velocity of the reaction is 50% or the velocity of the reaction is half. That point is known as Michaelis-Menten constant beta. ये इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट था, ये आपके सामने इसका ग्राफ है। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैरामीटर बेटा, Now coming to the third parameter beta, it is effect of temperature beta. Effect of temperature. अब इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट भी हो गया बेटा, अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा। थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेटा। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंजाइम रिएक्शन पे, एंजाइम की एक्टिविटी पे बेटा, हम बिल्कुल लिखेंगे आपको। तो पहले समझाना, अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को बेटा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन जो होता है बिटवीन बेटा मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और कोलिजन बढ़ जाता है, उसकी रेट बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। जितने कोलिजन इफेक्टिव ज्यादा हो जाएंगे उतने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। लेकिन यहां पे भी कंडीशन है बेटा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर increases the rate of reaction up to a certain limit, एक लिमिट तक। उसके बाद जब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता है ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हैव अ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बेटा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग गड़बड़ हो जाएगी तो डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन डीनेचर हुआ तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो बेटा वो किसी काम का नहीं रहेगा, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो पहले एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जब आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज बेटा, इसका ख्याल रखना। तो मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन द टेम्परेचर will result in the increase in the velocity of a reaction, up to a certain limit बेटा, up to a certain limit। वो लिमिट क्या हुआ? ऑप्टिमम टेम्परेचर। मैं अभी दिखाऊंगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहां तक वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पार करोगे ना आप, उसके बाद डीनेचर हो जाएगी अप टू दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। देयर आफ्टर उसके बाद, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद द रेट ऑफ रिएक्शन
डिक्रीजेस बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो जाएगी बेटा? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन उसके बाद डिक्रीज क्यों हो जाएगी? बिकॉज देयर इज डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, देयर इज डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स एट हायर टेम्परेचर्स बेटा, एट हायर टेम्परेचर्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वहां पे क्या होता है, एंड प्रोटीन्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिनेचर। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको साइड में कर देते हैं फिलहाल। तो प्रोटीन्स जो है वो डिनेचर हो जाएगी हायर टेम्परेचर पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। पहले पहले इंक्रीज हो जाती है, कहां तक? कहां तक बेटा इंक्रीज हो जाएगी? ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपने नोट किया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इफ वी प्लॉट, अगर हम यहां पे भी प्लॉट करेंगे ग्राफ, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, उसमें क्या करेंगे हम? क्या प्लॉट करेंगे? एंजाइम वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टेम्परेचर, अगेंस्ट टेम्परेचर। तो वी विल गेट ए ग्राफ, वी विल गेट ए ग्राफ, मगर कौन सा ग्राफ? बेल शेप्ड ग्राफ, बेल शेप्ड कर्व बेटा, याद रखना। पहले में लीनियर आया था, दूसरे में अभी क्या आया? हाइपरबोला। तो यहां पे क्या आएगा? बेल शेप्ड कर्व। अभी दिखाऊंगा, अभी विजुअलाइजेशन होगी इस ग्राफ की बेटा। बेल शेप्ड कर्व आएगा जिसमें पहले इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम के लिए, फिर डिक्रीज हो जाएगा अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो। ठीक है बेटा, तो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, if we plot velocity of an enzyme against temperature, we will get a curve, a graph that is known as bell shaped curve or bell shaped graph। बनाएंगे हम बेटा, देखते हैं। शाबाश, ध्यान से बेटा। ये अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, अगर एक साइड जो ग्राफ दिखा रहा हूं अभी, अगर इस साइड प्लॉट करूंगा मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, और इस साइड प्लॉट करूंगा वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन और रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसमें अगर मैं दिखाऊंगा अभी यहां पे आपको, ये 0 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सारे डिग्रीज में दिखाऊंगा यहां पे 80 डिग्रीज तक बेटा। ये 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बेटा। जितना जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ना बेटा, तो ये ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे, ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा बेटा। फिर जब हम इंक्रीज करेंगे ग्राफ को, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो इंक्रीज होता जाएगा एक पॉइंट तक। उसके बाद, उस पॉइंट के बाद बेटा ये सारा ग्राफ नीचे आ जाएगा, ऐसे, ऐसे आ जाएगा नीचे बेटा। ये ग्राफ बनेगा, पहले पहले इंक्रीज होगा बेटा, फिर उसके बाद पीक पकड़ेगा, पीक पकड़ने के बाद डिक्रीज हो जाएगा, जो मैं अभी बोल रहा हूं, इसको कहते हैं बेल शेप्ड करो बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना, मैक्सिमम रिएक्शन, ये वी मैक्स होगी ना, इसकी वी मैक्स ये होगी मैक्सिमम रिएक्शन। ये मैक्सिमम रिएक्शन अगर मैं नीचे प्लॉट करूंगा ना ये कंसंट्रेशन पे, तो जिस कंसंट्रेशन पे, सॉरी जिस टेम्परेचर पे ये पीक पकड़ेगा इस रिएक्शन को, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे आप लोग भी जानते हो कि हर किसी एंजाइम को एक अपना एक स्पेशल टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उसकी एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना बेटा? तो इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के आगे अगर आप बढ़ोगे ना, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जा रहा है, ये देखो इसका ट्रेंड डिक्रीज की तरफ है, ठीक है ना? यहां इंक्रीज है, क्योंकि यहां डिक्रीज इसलिए बिकॉज इसके बाद क्या होने वाली है? डीनेचुरेशन। अभी बोला है मैंने, इसके बाद डीनेचुरेशन होने वाली है। देखो दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पे ये सबसे पीक पकड़ता है। उसके बाद और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो डीनेचुरेशन की वजह से एंजाइम्स नीचे आ जाएंगे, उसकी एक्टिविटी नीचे आ जाएगी। दिस इज नोन एज बेल शेप्ड कर्व बेटा, बेल शेप्ड कर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेल शेप्ड कर्व, ठीक है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। सेम इज द इफेक्ट ऑफ पीएच बेटा। अगर आप पीएच का वो लिखेंगे ना, टेम्परेचर के बदले पीएच लिखेंगे बेटा, उस पीएच में भी सेम है। इंक्रीज इन द पीएच विल लीड टू द इंक्रीज इन, शाबाश बेटा, एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम एक्टिविटी में इंक्रीज होगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। जैसे इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहां पे ये पीक पकड़ता है ना, वहां पे हर किसी एंजाइम का अपना एक पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू होता है 5.5 से 5.5 से 7 तक, मतलब 6 to 7 जो होता है ना पीएच, वो हर किसी एंजाइम का स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, फेवरेबल पीएच है।
जहां पे वो पीक पकड़ता है। अगर उस पीएच के नीचे या पीएच के ऊपर जाएंगे ना, उस ऑप्टिमम पीएच के, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने इसमें बनाया, उसमें भी बेल शेप्ड कर्व है। इंक्रीज और डिक्रीज करोगे ना, ऑप्टिमम रेंज से बाहर निकलोगे। ऑप्टिमम रेंज से बाहर निकलने का मतलब है और ज्यादा पीएच बढ़ाओगे, और ज्यादा पीएच डिक्रीज करोगे, तो आपकी शाबाश रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। सेम ऐसे भी। इससे आपको पता क्या चला, इससे यह पता चलता है कि हर किसी एंजाइम को बेटा, हर किसी बॉडी में हर किसी एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होनी चाहिए, तब जाके वो पीक पकड़ सकता है और वी मैक्स पहुंच सकता है उसका। बेटा वी मैक्स जरूरी है, मैक्सिमम वेलोसिटी तब पहुंचेगी सब चीजें किस रेंज में होंगी, ऑप्टिमम रेंज में होगी। इससे उधर उधर चीजें जाएंगी, या तो वो डिक्रीज होती जाएंगी या तो वो इस पीक से कम होंगी बेटा। सेम बेल शेप्ड कर्व इफेक्ट ऑफ पीएच का भी आता है, जो टेम्परेचर का मैंने बोला बेटा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेम्परेचर में भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट वो आपके लिए थोड़ा सा रेंज से बाहर है, लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टर्म है जो मेजर करते हैं कि कितनी एंजाइम वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है इट is the measurement, it is the increase in the velocity of the temperature, velocity of the reaction. Temperature coefficient का क्या होता है? Temperature coefficient is defined as the increase in the velocity of the reaction when temperature is increased by 10 degree Celsius. ठीक है बेटा, वो भी तो मैं डिस्कस करूंगा। अब मुंह से निकला है तो डिस्कस करना पड़ेगा। एक टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट हम इसको डिनोट करते हैं Q सुपरस्क्रिप्ट 10 से, Q10। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वेलोसिटी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन में, जब टेम्परेचर इज शाबाश रेज्ड और इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से कितनी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा। उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज डिनोटेड बाय Q सुपरस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में 10 है, Q10 टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये इसमें एक टर्म आ जाती है दैट इज बियॉन्ड योर रेंज, लेकिन फिर भी मैंने आपको डेफिनेशन बोली। कितनी इंक्रीज इन वेलोसिटी होगी अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज करेंगे बेटा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये ग्राफ याद रखेंगे, बेल शेप्ड कर्व है, पहले इंक्रीज फिर ऑप्टिमम लेवल, फिर उसके बाद ज्यादा करोगे तो डिक्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ द डीनेचुरेशन बेटा। एंड दिस वाज द टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, जो आपकी सिलेबस से बाहर है, जो आपके इन चीजों से बाहर है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है एज फार एज हायर क्लासेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। किसी को कोई चीज रह जाएगा डाउट क्लास में क्लियर करेंगे, एंड यू कैन आस्क मी पर्सनली एनी टाइम बेटा, ठीक है। थैंक यू।